हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्य कोचिंग सेंटर। और मैं हूँ एक आकाश शर्मा, आप लोगों के लिए एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं, मैंने आप लोगों को बैक्टीरिया से संबंधित और वायरस से संबंधित बीमारियों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मलेरिया से हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है और मलेरिया किस प्रकार से हमारी बॉडी में होगा, मलेरिया कैसे फैलता है, मलेरिया से कैसे बचा जा सकता है और मलेरिया का किस प्रकार से हम उपचार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे ये जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं हम सबसे पहले अपनी वीडियो की तरफ। और आज हम आप लोगों को जो पढ़ाने वाले हैं वो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मलेरिया से संबंधित बातों को, ठीक है। तो देखिए, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तो काफ़ी अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है, तो इसे आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मलेरिया की, ठीक है। तो मलेरिया जो नाम है, आपको जैसा कि पता होगा, मलेरिया एक प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है जो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, उसके माध्यम से ये होता है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मलेरिया का जो कारण है, कारण क्या होगा? प्लाज्मोडियम। जबकि मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो ट्रांसफ़र होता है वो मादा एनाफिलिस मच्छर के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं आपके कि पहला, मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम परजीवी होता है और मलेरिया जो फैलता है वो मादा एनाफिलिस मच्छर के माध्यम से फैलता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मलेरिया जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। जो भी नोट्स हैं मेरे बैकग्राउंड में, आप लोगों को जो नोट्स हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। मैं इस चीज़ों को समझा रहा हूँ, आप नोट्स वहाँ से देख सकते हैं। मलेरिया जो होगा वो 4 टाइप का होगा, ठीक है। फिर मलेरिया जो है उसकी प्लाज्मोडियम की अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं। फिर शब्द दे रखा है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि कौन सा बुखार, बुखार का मतलब कौन सा मलेरिया के जैसे मान लो मुझे कोई मलेरिया हुआ तो उस मलेरिया में कितने दिन बाद बुखार दोबारा रिपीट होता है। उसके बाद है उद्भवन काल। उद्भवन काल का मीन्स होता है कि कोई बीमारी मेरे शरीर के अंदर एंटर करी, उसके लक्षण मेरे शरीर में जितने दिन बाद आएंगे वो उसका उद्भवन काल होता है। तो सबसे पहला है सुदम तृतीयक मलेरिया। पीवाईवैक्स प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा ये फैलता है और 48 घंटे इसका क्या होता है, पुनरावृत्ति होती है और 10 दिन का इसका उद्भवन काल होता है। दूसरा है दुर्जन तृतीयक मलेरिया। मैंने शब्द बोल दिया, पीछे दिखाई दे रहा होगा। दुर्जन तृतीयक मलेरिया होता है जो पी फैल्सीपिरम माध्यम से ये फैलता है। 48 घंटे इसकी पुनरावृत्ति होती है और 10 दिन बाद इसकी दोबारा 10 दिन का जो होता है इसका उद्भवन काल होता है। मतलब आज अगर मुझे मच्छर ने काटा है तो 10 दिन बाद मेरे शरीर में वो लक्षण देखने को मिलेंगे मलेरिया वाले। अगला है चतुर्थ मलेरिया। चतुर्थ मलेरिया जो होता है पी मलेरिया के माध्यम से होता है। 48 घंटे की इसकी पुनरावृत्ति होती है और 27 से 37 दिन बाद इसका उद्भवन काल होता है। ओवेल मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम ओवेल के माध्यम से होता है। 48 घंटे बाद इसकी बुखार की पुनरावृत्ति होती है, 14 दिन इसका उद्भवन काल होता है। तो आज जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप लोगों को कि मलेरिया के प्रकार, प्रजातियां, पुनरावृत्ति, उद्भवन काल, आप कॉपी को लेकर बैठिएगा। जो भी मेरे नोट्स दिखाई दे रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट का रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको देखो ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। कुछ मतलब कि प्रॉब्लम हमारे बॉडी के अंदर हो जाती हैं, जैसे सर में दर्द होता है, फीवर होता है, बॉडी की मसल्स में काफ़ी तेज़ पेन होता है, खांसी वगैरह भी कुछ लोगों को आती है, वोमिटिंग वगैरह आती है, स्वेलिंग वगैरह भी आ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी मतलब के जो लक्षण है वो देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किसी को मलेरिया हुआ तो मलेरिया के समय क्या क्या लक्षण आते हैं। तो इसमें रोगी को तेज़ ठंड के साथ बुखार आता है। अगर किसी व्यक्ति को तेज़ ठंड के साथ बुखार आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि उसको मलेरिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद भूख कब लगती है उस व्यक्ति को, पेट में कब्ज रहती है, जीसा मिचलाता है, सिर में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, जोड़ होते हैं जोड़ों में भी दर्द होता है और जो मुंह होता है वो थोड़ा सूखा सूखा सा रहता है। ये इसके क्या थे, लक्षण थे। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो चुका है तो इस प्रकार के लक्षण उसे देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र या संक्रमण की। तो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र इस तरीके से समझेंगे, जब संक्रमित मादा एनाफिलिस मानव को काटती है। कोई मच्छर था, उस मच्छर ने, जो मच्छर था हमारे हाथ पर आके बैठा और उसने हमको काटना शुरू किया।
तो प्लाज्मोडियम जीवाणुज के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। तो जब कोई मच्छर काटता है तो जो प्रोटोजोआ होता है स्पोरोजोइट के रूप में मानव शरीर के अंदर एंटर कर जाएगा। जब ये एंटर करता है फिर कहाँ जाएगा? जीवाणु मानव के लिए संक्रामक है। तो ये जीवाणु जो होते हैं स्पोरोजोइट्स जो होते हैं मानव के लिए रोग कारक होते हैं, इनसे रोग होता है। शुरू में परजीवी यकृत में संख्या बढ़ाते हैं तो ये खून के रास्ते जाएंगे लिवर में, और लिवर में क्या काम करेंगे? इनमें अलैंगिक जलन होता है और वहाँ पर ही अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। उसके बाद क्या होगा? फिर आरबीसी पर आक्रमण करते हैं। आरबीसी जानते होंगे, रेड ब्लड सेल्स। पहले लिवर में अपनी संख्या बढ़ाएंगे, संख्या बढ़ने के बाद में आरबीसी पर ये अपना अटैक कर देंगे, जिससे आरबीसी फट जाती है। आरबीसी के अंदर जब घुस जाएंगे तो आरबीसी क्या हो जाती है? फट जाती है, जिससे एक आवेशालु पदार्थ हीमोजॉइन निकलता है जो ठिठुरन के साथ 3 से 4 दिन बाद तेज बुखार के लिए उत्तरदायी होता है। तो हीमोजॉइन जो होता है ये एक प्रकार का टॉक्सिस होता है और इसी के कारण व्यक्ति में ठंड के साथ बुखार आता है। और देखते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारा एक अच्छा सा डायग्राम दे रखा है और आप देख पा रहे होंगे अभिरंजित जीवन चक्र और फैलसीपियम मलेरिया, ये मलेरिया है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें चलन किस प्रकार से होता है, इसको पूरा देख लीजिए। इसमें जो जीवन चक्र होता है 2 प्रकार का होता है। अलैंगिक जन्म मानव के लिवर वगैरह में होता है, लैंगिक जन्म जो होता है मच्छर के अंदर होता है, और 2 लोगों की आवश्यकता होती है इसमें, एक मानव की और एक मच्छर की, ठीक है। 2 होस्ट होते हैं इसमें। फैलसीपियम मलेरिया दिखाया गया है और फैलसीपियम मलेरिया जो होता है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा खतरनाक मलेरिया माना जाता है। इसके कारण व्यक्ति की मौत तक हो जाती है, ठीक है। डायग्राम को आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसी में देखते हैं, जब मादा एनाफिलिस मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है, मान लो मुझे मलेरिया है तो मेरे ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होगा। जब कोई मच्छर मेरे पास आएगा, मेरा खून पिएगा, तो मेरे शरीर का जो प्लाज्मोडियम है वो मच्छर के अंदर चला जाएगा। तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मच्छर ये परजीवी अपनी संख्या बढ़ाते हैं और जीवाणु बन जाते हैं जो उसकी लार में जमा हो जाते हैं। आप समझ में आ गया होगा कि जब उसमें अलैंगिक जन्म द्वारा उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो जो प्लाज्मोडियम होते हैं अपनी संख्या को बढ़ाकर उनकी लाल ग्रंथि में मच्छर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये मच्छर मनुष्य को काटती है तो जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब वही मच्छर जिसके लाल ग्रंथि में बहुत सारे स्पोरोजोइट्स इकट्ठे हो गए हैं, जब वो किसी को काटेगी तो उसके अंदर ये ट्रांसफर हो जाते हैं। अब बात करते हैं उपचार की। तो अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया तो किस प्रकार से आप उपचार करेंगे? मलेरिया उपचार में क्यूनेन औषधि सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। तो पेपर में आ सकता है कि सिनकोना की छाल से निम्न में से कौन सी दवाई बनाई जाती है, तो बता दो क्यूनेन बनाई जाती है। और आप ये भी बता सकते हैं कि क्यूनेन औषधि होती है जो मलेरिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट का मतलब काफ़ी उपचार किया जाता है इससे। ये दवाएं प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रावस्थाओं पर प्रभावी होती हैं। तो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है उसको मारने के लिए ये काफ़ी काम आती हैं। और कुछ टैबलेट्स हैं, दवाएं वगैरह भी हैं, जैसे क्लोरोक्विन दवा आती है, रिसोचिन आती है, सेमोचिन आती है, एंटीब्रिन आती है, इस प्रकार की कुछ और आती हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं बचाव और नियंत्रण की। घरों की सफाई करनी रखनी चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, लोशन का प्रयोग करना चाहिए, ऑल आउट का प्रयोग करना चाहिए। इन सभी चीज़ों का आप प्रयोग करते तो मच्छर आपको काटेगा नहीं। जब मच्छर आपको काटेगा नहीं तो आपको बीमारी भी नहीं होगी। मच्छर के जनन स्थानों को नष्ट कर देना चाहिए। तो जहाँ पर मच्छर अंडे देते हैं उस जगह को नष्ट कर देना चाहिए। जैसे कि जो पानी वगैरह होता है ना, पानी वगैरह जो होता है वहाँ पर ये अंडे देते हैं, तो पानी में कुछ दवाएँ डाल के रखिए, या कोई नाली वगैरह है तो उसमें मिट्टी का तेल वगैरह डाल दीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। मच्छर के लार्वा को नष्ट करने में बतख, यूट्रिकुलेरिया, पादप तथा गैम्बूसिया मछली को तालाब में डाल देना चाहिए। देखो तालाब के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर देखो पानी तो है ही, तो वहाँ पर मच्छर जो होते हैं अंडे दे देते हैं। तो आपको बतख उसमें डाल देंगे, यूट्रिकुलेरिया पादप डाल देंगे या गैम्बूसिया मछली डाल देंगे, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि ये मच्छर के लार्वा को खा जाते हैं। जब ये मच्छर के लार्वा को खा जाएंगे तो वहाँ पर मच्छर उत्पन्न ही नहीं होगा। जब मच्छर उत्पन्न नहीं होगा तो आपको डेंगू बीमारी, मलेरिया, चिकनगुनिया, हाथी पाँव जैसे रोग नहीं होंगे, क्योंकि ये सभी बीमारियाँ मच्छर के काटने से होती हैं। जब मच्छर काटेगा नहीं तो बीमारी में नहीं होने वाली। कूलर का पानी समय समय पर बदलते रहना चाहिए, 2-3 दिन बाद बदल देना चाहिए, क्योंकि कूलर के पानी में भी डेंगू, मलेरिया वगैरह के जो लक्षण वो अंडे होते हैं वो पनपते रहते हैं। आप उसको क्या काम करेंगे? समय समय पर आपको क्या काम करना है बताओ? समय समय पर आप लोगों को क्या काम करना होता है, जो उसका पानी है उसके पानी को चेंज करते रहना है, जिससे कि वो जो मच्छर है वो अंडे ना दे पाए। मादा एनाफिलिस हो या क्यूलेक्स मच्छर हो, जो भी है वो अंडे नहीं दे पाएंगे। जब वो अंडे नहीं दे पाएंगे तो
आपकी शरीर में बीमारी नहीं होगी, वो मच्छर आपको नहीं काटेगा, तो आपका शरीर सुरक्षित रहेगा और सही रहेगा एकदम। तो आई थिंक आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी इस वीडियो को शेयर उस व्यक्ति को जरूर करना जो इंटर में अभी आया हुआ है या आ चुका है। ठीक है, बाय।